हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोज में हमने यूपी पीजीटी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया था। सेकंड में हमने डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ने ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्वांटम केमिस्ट्री को पिक किया है, जिसमें अराउंड 20 पीवाईक्यू यहाँ पर हैं, जो 2000 से 2021 तक के यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इन पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम केमिस्ट्री से, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होता है। लेकिन यूपी पीजीटी में मैंने देखा है कि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट बेसिक आपने अगर क्वांटम या स्पेक्ट्रोस्कोपी का पढ़ा है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए वन बाय वन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द एक्स द एक्सप्रेशन I is equal to I naught e to the power minus epsilon CL is known as। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर लैम्बर्ट बियर लॉ। और ये यूज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई नॉट ई सी एल क्या है? तो सपोज आई इंटेंसिटी की, आपने आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास की, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो क्यूवेट यूज करते हैं, ठीक है। क्यूवेट इस तरह से होती है, क्यूबॉइड शेप में। और जब आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास की जाती है तो कुछ, सपोज इसमें आपने कोई एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन बनाया है जिसमें एक स्पीसीज एब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है। और उसका कोई सी भी सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, और इस क्यूवेट से जब पास करोगे तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी आई है, सपोज। आई जो होता है या तो आई नॉट के इक्वल होगा अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो, या फिर उससे कम होगा। तो आई की वैल्यू होगी आई आई नॉट के इक्वल या उससे कम, ठीक है। तो आई और आई नॉट के बीच में जो रिलेशन है कुछ इस तरह से है। और इस क्यूवेट की जो लेंथ होती है यही होती है पाथ लेंथ। और यही इस एक्सप्रेशन में जो एल का वैल्यू है ये यही है, जिसमें क्यूवेट का जो विड्थ है यहाँ पे जिससे ये लाइट पास होती है, यहाँ पर एल से उसको शो किया जाता है। और सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो एल हो गई पाथ लेंथ या विड्थ, विड्थ हो जाएगी, या क्यूबिट से क्यूबिट की, ठीक है। तो पाथ लेंथ और सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पीसीज इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पे ये। और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन यहाँ पे होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन फॉर CO2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वाइब्रेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा CO2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप उठाते हैं तो उसमें तीन तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एक तो होती है ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड। तो ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि XY Z एक्सिस में तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन के केस में होती है 3, ठीक है। अब आती है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो होता है 2, लीनियर के लिए होता है 2। और नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल
उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के केस में होता है 3। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मिला के यहाँ पे, तो लीनियर नॉन लीनियर के केस में जोड़ लेंगे। और वाइब्रेशनल जो होगा, वाइब्रेशनल हो जाएगा यहाँ पे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। यहाँ पे n इज नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो n की वैल्यू है 3 हो जाएगी। तो CO2 के केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 4 CO2। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 × 3, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गया 9। एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। सिंस CO2 इज लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है यहाँ पे, एस ये हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, तो एक लाइन में है तो लाइनर लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक। इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पे CO2 के लिए 2, ट्रांसलेशनल सबके लिए 3 ही होती है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी टोटल माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो 3n माइनस रोटेशनल 4 CO2 कितना है? 2, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है। और ट्रांसलेशनल 3, तो 3 × 3 - 5 = 4। तो इस तरह से 4 यहाँ पे आंसर आता है। अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता तो 3n - 6 कर देते वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बैंड एट ग्रेटेस्ट वेव नंबर? तो वेव नंबर न्यू बार जो है ये होती है 1/λ के बराबर, और इज इक्वल टू न्यू बार को आप लिख सकते हो 1/λ, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज करते हैं वो होता है 1/2πc √ फोर्स कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू बार शो करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड की, सॉरी SIN सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से भी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये C सिंगल बॉन्ड N है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? C ट्रिपल बॉन्ड C का, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब A और C ऑप्शन में 2-2 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, और यहाँ 2 बॉन्ड है, और यहाँ 1 बॉन्ड है ओनली, ठीक। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? C ट्रिपल बॉन्ड C की। तो इसलिए इसकी वेव नंबर भी ज्यादा होगी, क्योंकि वेव नंबर बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही शो करता है। अगर वैल्यूज की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ न्यू आर एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टर्म होती है, ठीक है। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या बैंडिंग फ्रीक्वेंसी किस वेव नंबर पे हमको पीक देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C के लिए न्यू बार का वैल्यू आता है लगभग 1600 या 1650 के अराउंड, सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक। तो C ट्रिपल बॉन्ड C का आता है 2200 सेंटीमीटर के अराउंड, और C डबल बॉन्ड होगा 1700-1750 के अराउंड आता है, और C सिंगल बॉन्ड N का 1100-1200 के अराउंड देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बॉन्ड सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेव नंबर है वो C डबल बॉन्ड C के लिए है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस तरह की रेडिएशन यूज करते हैं?
तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। यूवी लाइट किस में करते हैं? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी वाली रेंज में अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो यूवी लाइट यूज की जाती है। ठीक है। माइक्रोवेव माइक्रोवेव यूज की जाती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक। नाउ रेडियो वेव्स एनएमआर में यूज होती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्नल विल विनाइल क्लोराइड विल हैव इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम? तो ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। विनाइल क्लोराइड, ये क्लोरीन एटम है, 3 प्रोटॉन है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिंस यहाँ पर क्लोरीन और थर्ड वाला हाइड्रोजन है ये इसके सिस में है, और सेकंड वाला हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, और जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है ये तो आपका अलग सिग्नल दिखाएगा ही, क्योंकि सेकंड और थर्ड का जो सिस और ट्रांस पोजीशन है यहाँ से क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो अलग अलग एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, इस वजह से सेकंड और थर्ड यहाँ पे अलग अलग पीक यहाँ पे शो करेंगे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा में। तो इस वजह से यहाँ पे 3 पीक हमको देखने को मिलेंगी इस विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन जहाँ से क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वहीं से पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन? यहाँ पे ये जगह वो है स्पेलिंग में, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन होगी? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही है। फर्स्ट, सेकंड गलत हो ही जाएगा। डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर इसमें न्यूमरेटर में दिया है तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन 8 पाई स्क्वायर m अपॉन m, यहाँ पे m ही है इसलिए ये गलत है। और 8 पाई डेल स्क्वायर यहाँ पे देखिए साई डिनोमिनेटर में लिख दिया डेल स्क्वायर के, तो इसलिए ये गलत है। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। यहाँ पर डेल स्क्वायर जो होता है इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर या फिर लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई रिप्रेजेंट्स। तो ये फेमस इक्वेशन होती है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ये इसी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये इज इक्वल टू 4 एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होती है या इससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शो करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। मिडिल लाइन को रेले लाइन बोलते हैं, रेले लाइन। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह का होता है। वाई एक्सिस पे जैसे इंटेंसिटी लेनी है, एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो मिडिल लाइन होती है रेले लाइन। ठीक है, और RAYLEIGH। ठीक है, और हायर साइड होती है एंटी स्टॉक लाइन, लोअर साइड होती है स्टॉक लाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक स्टॉक लाइन, ये होती है एंटी स्टॉक लाइन,
और जो मिडिल बीचों बीच में है ये होती है रेले लाइन, ठीक है। रेले लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम इंटेंसिटी स्टॉक लाइन की होती है, और सबसे कम इंटेंसिटी होती है यहाँ पे एंटी स्टॉक लाइन की, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है एंटी स्टॉक लाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है रेले लाइन, RAYLEIGH, ठीक। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है स्टॉक लाइन की। तो तीन तरह की लाइन हमको देखने को मिलती है रमन स्पेक्ट्रम में, इनकी फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा एंटी स्टॉक, मिडिल लाइन इज रेले लाइन, एंड स्टॉक लाइन इज हैज लीस्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक। हम्म, तो आंसर हो जाएगा मिडिल लाइन इज कॉल्ड रेले लाइन, ठीक। साई रिप्रेजेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्वांटम केमिस्ट्री में। तो साई रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को शो करता है साई, ठीक। और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। जब इस साई स्क्वायर में आप मान लीजिए वॉल्यूम, डिफाइंड वॉल्यूम है dV, इसके अंदर आप किसी पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये देखना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ये पार्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, तो इस पार्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में किसी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगी। साई रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ इफ म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, म्यू रिड्यूस्ड मास है, के इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल, इसको गामा से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, इस गिवन एज। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इक्वेशन होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन गामा, जिस यहाँ पर इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट KY म्यू। ये सिमिलर है फिजिक्स में हुक्स लॉ होता है, फिजिक्स में हुक्स लॉ से रिप्रेजेंट के सिमिलर है ये इक्वेशन। फिजिक्स में स्प्रिंग होती है, उनका स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग की, ठीक है। तो यही सिमिलर इक्वेशन वहाँ पे यूज होती है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे भी क्वांटम केमिस्ट्री में एक ही रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट KY म्यू, ये यूज होता है। यहाँ पर के है फोर्स कांस्टेंट और म्यू है रिड्यूस्ड मास, जिन एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है, कोई दो एटम के बीच बॉन्ड होगा तो उनके जो बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट है, सपोज ए एटम है और बी एटम है, तो इनका रिड्यूस्ड मास क्या होगा, अगर ये r डिस्टेंस पे है सपोज, ठीक, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इनकी r है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास होता है A × B/A + B। तो रिड्यूस्ड मास यहाँ पे इस तरह से निकलता है, और फोर्स कांस्टेंट इस बॉन्ड का फोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट K। तो अब आपसे एक अलग तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो फोर्स कांस्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करती है, तो गामा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, इस तरह से आप बताएंगे। अगर रिड्यूस्ड मास के पे डिपेंडेंसी पूछे तो गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√म्यू, आप ये रिलेशन टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल है, फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन द वेव नंबर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 400 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक डेटा लिया जाता है, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेटा होता है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है, आईआर स्पेक्ट्र। तो 400 से
1500 तक का जो बैंड होता है आपका, 400 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, तो ये हो गया फिंगरप्रिंट रीजन। अब 1500 टू 4000 तक का होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो अगले एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप रीजन पूछे तो आप आंसर करेंगे 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। एक दिया 12000 से 4000, एक 10,000 से 5000, एक 670 से 4000 और एक 100 से 600। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, हमारे 400 से 1500 को मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या टिक करोगे? तो टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन देखिए 400 से 4000 का हमारा आईआर का बैंड डेटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो 400 से 4000 ये तो इस रीजन में रेंज ही नहीं आती है। 5000 से 10,000 वाली रेंज भी इसमें नहीं आ रही है, और 100 से 600 वाली भी नहीं आ रही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 670 से 4000। तो इसी के अंदर हमारा 400 से 400 वाला, 400 से 670 तक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा रीजन यहाँ पड़ जाएगा 650 से 1500 तक का। तो यही बेस्ट ऑप्शन था, भले ही गलत है लेकिन इसी को आपको टिक करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, क्योंकि कुछ तो टिक करना ही पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हो सकता है जो अटेम्प्ट किए उन्हीं को मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन गलत हो तो उसमें आप बेस्ट पॉसिबल सही आंसर लगाएंगे, चाहे गलत भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा मे बी डिफाइंड एज। तो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का जो इक्वेशन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज होता है वो पूछ लिया गया डायरेक्ट। तो केमिकल शिफ्ट निकालते हैं, डेल सैंपल इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल सैंपल केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट है ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट विच द सैंपल एब्जॉर्ब। ठीक है, और गामा टीएमएस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस एब्जॉर्प्शन है। और गामा जीरो है यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है। इंस्ट्रूमेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंट किसी डिपार्टमेंट में फैसिलिटी है एनएमआर की तो कोई 400 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये मैग्नेट उसमें किस स्ट्रेंथ का है इंस्ट्रूमेंट में, उसको गामा जीरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अपने डिपार्टमेंट में है 500 का, तो 500 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। किसी डिपार्टमेंट में 600 का होगा, किसी में 700 का भी हो सकता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह का दिखता है, कुछ किसी ने मैक्सिमम जो रिसर्च करते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, क्योंकि डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ में ये देखने को मिलता है। हर एक मॉलिक्यूल का लगभग एनएमआर तो ऑर्गेनिक वाले लेते ही हैं। तो जीरो पे मानते हैं हम लोग कि टीएमएस का पीक आया है। टीएमएस मतलब टेट्रा मिथाइल सिलीन, SiMe4। तो इसमें 12 प्रोटॉन का एक सिग्नल दिखाई देता है, इसको हम जीरो पे मानते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल का हमने एनएमआर लिया है, टीएमएस एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं एनएमआर में। और मॉलिक्यूल सपोज आपने कोई ऑर्गेनिक लिगेंड बनाया, उसका एनएमआर लिया, तो उसकी पीक कुछ इस तरह से दिखेंगी। और इसमें डबलेट ट्रिपलेट भी दिख सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, कोई ट्रिपलेट, कोई डबलेट, कोई सिंगलेट, इस तरह से, कोई मल्टीप्लेट, इस तरह से दिखता है एनएमआर में। ठीक है, तो ये टीएमएस का सिग्नल है, सपोज ये पीक। तो इस टीएमएस की पीक जिस फ्रीक्वेंसी पे है उसको बोलते हैं गामा टीएमएस। और जैसे ये पीक आई है कोई प्रोटॉन की, तो ये गामा सैंपल का हो जाएगा। ठीक है, कोई पार्टिकुलर प्रोटॉन के लिए गामा सैंपल माइनस गामा टीएमएस अपॉन गामा जीरो, ये इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी है, इंटू 10 टू दी पावर 6 लेते हैं, क्योंकि पार्ट पर मिलियन होता है। पीपीएम में केमिकल शिफ्ट नापी जाती है। ठीक है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन,
तो 10⁻6 से हमको गुणा करना पड़ता है। अगर यार 10⁻6 से गुणा नहीं करते तो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमको मेगा हर्ट्ज में यहाँ पे लेना पड़ता, और सैंपल और टीएमएस की जो फ्रीक्वेंसी है उनको हमको हर्ट्ज में लेना पड़ता। ठीक है, तो अभी ये इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। इसमें गामा सैंपल माइनस गामा टीएमएस इन दोनों डेटा को लिया गया है हर्ट्ज में, और गामा जीरो को भी यहाँ पे हर्ट्ज में लिया है, और 10⁻6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो गामा जीरो को हमको मेगा हर्ट्ज में यहाँ पे लेना पड़ता, तभी पीपीएम में यहाँ पे केमिकल शिफ्ट हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बेंजीन मॉलिक्यूल विच इज नॉन लीनियर द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आर। तो ट्रांसलेशनल मोड 3 हो गए। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पे सीधा सा है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी होगी ठीक है, तो ट्रांसलेशनल के केस में 3, और ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो रोटेशनल के लिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना हो गया 6। ठीक है, 3 + 3 करके, तो वाइब्रेशनल कितना बचेगा, टोटल होता है 3n, 3 × n की वैल्यू है C6H6, 6 + 6 = 12। तो यहाँ पे 12 एटम हो गए बेंजीन में, तो 12 × 3 माइनस T+R, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 36 - 6 = 30। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सपोज आपने कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनाया COX3/3 ऐसे करके, अगर इस कोबाल्ट एटम में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ये डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी मदद से आप लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में कितना अनपेयर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। अब यहाँ पे न्यू आर पूछा है। ठीक है, तो न्यू आर क्या होता है 1/2πc। न्यू फ्री न्यू तो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक, और न्यू आर क्या होता है, ये होती है वेव नंबर। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C/λ, एंड न्यू आर इज इक्वल टू 1/λ। तो न्यू इज इक्वल टू C × न्यू आर होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू मैंने बताया था 1/2π √k/μ होता है, और न्यू की वैल्यू होती है C/λ के बराबर, C इज इक्वल टू C × न्यू आर के बराबर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2πc √k/μ। तो ये रिलेशन यहाँ पे इस तरह से सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। 1/2πc √k/μ किसके बराबर हो जाएगा, न्यू आर के बराबर। न्यू आर क्या है यहाँ पे, वेव नंबर। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये यूज होता है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक अलग तरीके से फिर से पूछा गया है। इसमें क्या है,
पहले तो था डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी के स्थान पे पोटेंशियल एनर्जी को यू माना है, तो हमने बी के स्थान पे यू लिख दिया है। तो ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। और डेल स्क्वायर क्या होता है? डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो लैप्लासियन ऑपरेटर का वैल्यू होता है इस तरह से, अगर इसको ओपन करते हैं तो यही यहाँ पे ओपन करके दिया है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर m गायब है, तो ये तो गलत है हो गया। 8 पाई m है, या पाई का पावर स्क्वायर जो होता है वो गायब है। ये सही है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर 8 पाई m स्क्वायर, तो ये भी गलत है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से भी कभी लिखी होती है, पूछी भी जा सकती है आपसे। हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू ई साई, तो इस तरह से भी ये देखने को मिल सकती है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑपरेटर को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर है ये है आपका आइगन फंक्शन साई, ये है आइगन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं पूछा नहीं गया है, केवल बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे गए हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन में साई पूछा था एक, देखे थे हम पीवाईक्यू में। अब यहाँ पे पूछा गया फंक्शन साई स्क्वायर इन श्रोडिंगर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस दैट इट रिप्रेजेंट्स। साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने बताया था कि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो पहला ऑप्शन में एम्पलीट्यूड है, गलत हो गया। एनर्जी को नहीं करता है, ये भी गलत। फ्रीक्वेंसी को भी नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, जब साई स्क्वायर में उसके वॉल्यूम एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पार्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनॉल द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स इज। एथेनॉल मॉलिक्यूल होता है CH3CH2OH। तो एक पीक तो इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रोटॉन का होगा, एक इस इन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का एक पीक होगा, और इन तीन हाइड्रोजन का एक पीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन पीक देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, C1 C2 C3 are sp3 sp2 sp hybridized carbon atoms, and nu1 nu2 nu3 are C1H C1 C2S C3H stretching absorption frequency. Select the correct code for proper sequence of these frequency। तो यहाँ पे C1 क्या है? C1 उनके बीच सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, तो ये sp3 है। और C2 है sp2 और C3 है sp। तो sp से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ शो करेगा, क्योंकि इसका s करेक्टर ज्यादा है। s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड C3 सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। sp2 sp वाले से थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ होगी, और sp3 की इन तीनों के दोनों के कंपैरिजन में सबसे वीक बॉन्ड ये होगा sp3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो सीक्वेंस आता है C1H का सबसे कम स्ट्रेंथ,
C2H का स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा और C3H का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी क्या शो करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। तो न्यू 3 SP वाला जो न्यू 3 C3H C3H के लिए क्या है? न्यू 3। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। C2H न्यू 2 और C1H न्यू 1। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? न्यू 3। सबसे कम होगी न्यू 1। सॉरी, तो न्यू 3 सबसे ज़्यादा, न्यू 2 उससे कम, न्यू 1 सबसे कम। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा न्यू 3 न्यू 2 न्यू 1। तो इतने सारे PYQ हमने डिटेल में कर लिए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।